Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the lecture number 4 of Introduction to Management MGT 101. Remember, in that lecture number 3, we discussed scientific management and we discussed the general administrative theories, under which we discussed the contribution of Henry Fayol and others, and we also discussed the 14 principles of Henry Fayol. And let's see what we are going to study in today's lecture. In today's lecture, we will first complete the general administrative theories, under which we will be talking about Max Weber and his contributions. And then we will discuss the quantitative approach. And then we will look at the organizational behavior approach, also known as OB approach. So let's see what general administrative theory we are going to discuss today. It's Max Weber's contribution towards general administrative theories. एक वर्ड आप सुनते हैं ब्यूरोक्रेसी. ये ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है, that has been introduced by Max Weber. Max Weber developed a theory of authority based on an ideal type of organization called bureaucracy. मैक्स वेबर ने एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और वो कॉन्सेप्ट आज ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है. आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ सर्टेन हायरार्की है, वर्कर्स हैं, मैनेजरियल लोग हैं, नॉन मैनेजरियल लोग हैं, एंड दे आर वर्किंग. सो व्हेन दे आर वर्किंग, then there must be an ideal way of doing things. So वो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? आइडियल मीन्स कि जिसमें बेस्ट लोग काम कर रहे हैं, बेस्ट स्ट्रक्चर है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है और मोस्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी मिल रही है. सो उसने मैक्स वेबर ने जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया उसको हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं. अब ब्यूरोक्रेसी है क्या? द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस. कंट्रोल यानी मॉनिटर करने वाला, आपको देखने वाला मैनेजर, आपको ऑब्जर्व करने वाला मैनेजर, जिसके पास कंट्रोल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या आपके डिपार्टमेंट का या आपका. तो वो बंदा या वो कंपोनेंट या वो मैनेजमेंट का कंपोनेंट किस बेसिस पे सिलेक्ट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपर्टीज. नॉलेज मीनिंग कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड या एजुकेशन कितनी है उसका नॉलेज कितना है. एक्सपर्टीज का मतलब है कि उसको हो सकता है आप वो मैनेजर जो है वो आपसे हाई अप क्यों है, बिकॉज उसके पास आपसे ज़्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक्सपर्टीज है उसके पास. ये एक्सपीरियंस की बेस पे. वाई? बिकॉज वो पिछले 25 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में है, आप अभी 5-10 साल हुए हैं. तो हो सकता है कि कंट्रोल किसके पास होगा? वो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का या आपके डिपार्टमेंट का उस शख्स के पास, उस पर्सन के पास होगा विच हैज़ आइदर द नॉलेज, वो आपसे नॉलेज में ज़्यादा है, आइदर दैट पर्सन हैज़ मोर एक्सपर्टीज देन यू, आपसे उसके पास टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा हैं, और दैट पर्सन हैज़ मोर एक्सपीरियंस, उसका ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है. एंड देन विद इन दिस he emphasized on rationality, predictability, impersonality, technical competence and authoritarianism. जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए गए उसमें उसने कहा
कि रैशनैलिटी होनी चाहिए। रैशनल मीन्स डिसीजन टेकन बाय सम कंक्रीट स्टेप्स आफ्टर पासिंग थ्रू सम सीरीज ऑफ कंक्रीट स्टेप्स। रैशनल का मतलब है मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूं सोच विचार करके, अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखते हुए, then that would be known as a rational decision. Irrational क्या है कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को कंसल्ट किए, बगैर किसी चीज़ को पढ़े या उसके लिए फैक्ट्स को स्टडी किए बगैर मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूँ, that will be irrational. So he emphasized rationality, that whatever decision you take should be taken after giving some thoughtful decision making. कुछ सोच विचार के बाद thoughtful decision हो आपका, that is rationality. Predictability, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? Unpredictability. Predictability का मतलब यहां पे ये है that whatever the decision is there, if this is in line with the rules and regulation or the code book you have, तो फिर ये पता होना चाहिए कि if I do this thing then I'll be getting this thing as a reward or as a punishment, or this is how the things are. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं छुट्टी करना चाहता हूँ, लीव लेना चाहता हूँ, तो प्रोसीजर तो ये है कि मैं लीव फॉर्म या लीव एप्लीकेशन दूं। ये एक मैकेनिज्म है, ये लिखा हुआ है, ये मेंशन्ड है हमारी जॉब बुक है उसके अंदर, या हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर। सो दैट इज उसका आउटकम क्या है? प्रिडिक्टेबल है कि मैं अगर फॉर्मल सही तरीके से अप्लाई करूंगा तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन को जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आउटकम क्या होगा, अगर मैं उसको फॉलो नहीं करता और मैं बगैर कोई लीव फॉर्म भरे छुट्टी कर लेता हूं, तो दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सो वो जो उसका आउटपुट होगा, हो सकता है वो अनप्रिडिक्टेबल हो, या हो सकता है लिखा गया हो कोड बुक में कि अगर आप छुट्टी करेंगे बगैर बताए तो ये होगा। सो whatever is happening in the organization in response to something must be predictable. Everyone knows that for doing this thing, this is what the outcome will be. Unpredictability नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है तो वर्कर्स या मैनेजर्स अनसिक्योर्ड फील करना शुरू कर देते हैं या इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। इम्पर्सनैलिटी क्या है? Impersonality means that I should not be giving preferences to people who I like. The preference should be according to the output which they are giving. Impersonality means the same thing. It means the rules are for everyone, and every rule is rather for everyone. कि हम जो रूल्स डिफाइन किए हैं, we should not be giving someone some priority over it. So impersonality होनी चाहिए। Technical competence, whoever is working in the organization at some point, at some task, at some level, must have some technical competence. Competent people should be working only. Incompetent people should not be there. So अगर competent नहीं है लोग तो हमें उनको नहीं रखना चाहिए। We should be having only competent people in the organization, and that is what, and especially from technical competence point of view. And the environment finally should be authoritarian. Authority होनी चाहिए। If you are working at one level of management, you will be knowing कि मेरे पास क्या authority है, और अथॉरिटी को एक्सरसाइज भी करना आना चाहिए, अथॉरिटी का जानना भी ज़रूरी है। एंड देन योर सबऑर्डिनेट शुड ऑल्सो नो व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी यू हैव एंड हु हैज़ द अथॉरिटी। कि ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है, और अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
That is also important. वेबर्स ब्यूरोक्रेसी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कुछ हमने अभी डिस्कस किए, बट नाउ दे हैव बीन आउटलाइंड इन अ डिफरेंट मैनर. फर्स्ट पॉइंट इज it should be qualification based hiring, that the hiring system in your organization should be based on qualification. Non-competent person या incompetent person should not be hired, only competent person should be hired, and that therefore there must be a qualification based hiring system. जो उस qualification को पूरा करता है, whoever qualifies for it, that person must be given the job. Merit based promotion should only be merit based. Links पे, ताल्लुकात पे, there must not be any kind of promotion should be merit based. Whoever deserves it must get it. अगर कोई promotion deserve करता है तो उसको मिलनी चाहिए. अगर आप promotion जो deserve कर रहा है उसको promotion नहीं देते हो, ये भी गलत है. अगर जो प्रमोशन डिजर्व करता है अगर उसकी जगह किसी और को दे देते हो प्रमोशन, वो भी गलत है. तो प्रमोशन किस बेस पे होनी चाहिए? देयर मस्ट ओनली बी वन क्राइटेरिया, एंड दैट इज इट शुड बी मेरिट बेस्ड. मेरिट पे प्रमोशन देनी चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. चेन ऑफ कमांड, देयर मस्ट बी अ सर्टेन हायरार्की, and within that hierarchy you must be exactly knowing that who is there in the hierarchy, at which level, who is answerable to whom. So command, unity of command और chain of command हमने दो चीजें देख रहे हैं. unity of command हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, that for every subordinate there must be one boss only. So I am answerable to one boss, that boss is answerable to another person. डुप्लीकेशन ऑफ बॉस या डुप्लीकेशन ऑफ कमांड नहीं होना चाहिए. बट व्हेन वी से चेन ऑफ कमांड मीन्स दैट देयर मस्ट बी लेवल्स विद इन द हायरार्की. देयर मस्ट बी सम फर्स्ट लाइन मैनेजरियल लेवल, देन देयर मस्ट बी सम मिडिल मैनेजमेंट लेवल, देन देयर मस्ट बी सम टॉप मैनेजमेंट लेवल. सो चेन ऑफ कमांड मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ सर्टेन हायरार्की which is needed to be followed. There must be some hierarchy within your organization. Point number 4, division of labor. As earlier stated, that there must be some division of labor, that whatever the work is to be done, it must be distributed, it must be divided among someone. So if it's a managerial work, then managers should do it. If it is a non-managerial task, then non-managerial workforce should do it. And the work should be divided. Even within this same level, even within the first line management, अगर आपके फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कैडर के अंदर आपके डिपार्टमेंट में 2 लोग काम करें तो फिर आपके और उसके बीच में काम भी डिवाइडेड होना चाहिए. So this is what division of labor is. That the work of which is supposed to be done must be divided, it must be distributed within work managers and workforce, and within manager or within workforce you should not target an individual. The work should be equally divided among all. सिर्फ एक को बहुत ज़्यादा काम देना, दूसरे को कम काम देना is not right. Point number 5, impartial application of rules and procedures. Impartial means giving no one a benefit कि आप जो है उसको एक्सक्यूज कर दो कि भाई तुम्हारे पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, ये इस पे अप्लाई होते हैं या इन पे अप्लाई होते हैं. If someone is working in the organization, then the rule applies to all. Rules and regulations, I repeat, are for everyone to follow. किसी को हमने एक्सक्यूज नहीं किया हुआ, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि किसी के लिए रूल है और किसी के लिए नहीं है. Rules and regulations are there and that must be impartially applied
और उसकी जो एप्लीकेशन हो, उसकी जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स की जो एप्लीकेशन है, दैट मस्ट बी इम्पार्शल। हमें ये देखे बगैर कि कौन क्या है या ये कौन है, रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा इफ वी वांट दैट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एज एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। Recorded in writing. This is what our religion also requires, that whatever you say, whatever you decide upon, it must be in writing. So record everything in writing, put everything in words, and especially on paper. So whether these are the minutes of the meeting, whether it's some task which you have assigned to someone, whether you have hired someone, whether it's a contract of job, whether it's contract of lease, whether it is purchase order, whether it is a salary slip, whether it's a job application, whether it is leave application, whatever it is, it must be recorded in writing, because if later there is some issue, there is some problem, तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सको, बिकॉज साइन डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज वैलिड इवन इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इवन इफ द थिंग्स गोज वेरी रॉन्ग एंड गोज इनटू कोर्ट, वहाँ भी आपसे रिटन और साइन डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जुबानी कलामी बात पे, वर्बल नेगोशिएशंस पे, इट हैज़ नो वेटेज, उसका कोई वेटेज नहीं है। So everything which should be is being done in the organization must be recorded in writing. And then managers separate from owners. It is very important that owners are a different group and managers belongs to a different group. Obviously managers, whether he's a top manager, is obviously answerable to the owner, but owner का रोल भी लिमिटेड होना चाहिए, और उसको ओनर को ये चीज़ समझनी चाहिए that the managers are the one who are there to decide. So decision making managers ने करनी है, obviously किसी ना किसी फॉर्म में अप्रूवल आपको ओनर से तो चाहिए है, but owner should also realize that if they want the organizations to grow, then they need to delegate these decision making, critical decision making powers to the managers also, because managers are there to manage the organization. Owners should only own that organization, and obviously if the organization is doing well, तो वो revenue generate करेगी, और revenue again किसी ना किसी way से owner तक तो आ रहा है और आएगा, but owner should not take part, should not interfere in the management of the organization. They should keep them a little apart. It's an ideal organization, it is the ideal way of doing things. So हो सकता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को देखते होगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहाँ पे आपको ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा सिचुएशन ना मिले, but again we are talking about an ideal way of doing things, an ideal organization. So एक ideal organization क्या demand करता है, that the owners and the managers should be separate. Then comes the quantitative approach. Quantitative means where you quantify something, where you measure something, where you state something, where you record something, where you mention something in numbers, not in words, rather than in numbers. So quantitative approach is what? Now this is also called operations research or management science, where management is being discussed with relevance to some data, with relevance to some facts and figures, with reference to some numbers. For example, it could be the sales record of your organization, जिसमें आपका sales का data पड़ा है, and then you apply some forecasting tools, कोई prediction के tools लगाते हो उस data को ऊपर, और आप ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि
लास्ट 5 सालों में हमारा ये सेल्स रही हैं, सेल्स फिगर्स हमारे ये हैं, तो अगले साल हमारे क्या चांसेस हैं कि हम इतना सेल्स कर सकते हैं. So when you talk about management science or whether when you talk about operation research, it is about adding the concept of adding numbers, facts and figures to the already science, which is management way of doing things. Now this evolved from mathematical and statistical methods, especially during World War II, where the issue was to solve military logistics and quality control problems. देखिए, World War II में there was an issue regarding precision and कि हम जो कोई चीज़ बना रहे हैं वो कितनी प्रिसाइज बन रही है, एक्यूरेट बन रही है और उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है. अब क्वालिटी अगर आप बात करते हो, क्वालिटी इज समथिंग विच इज़ अ सर्टेन सब्जेक्टिव कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ क्वालिटी इस स्लाइड की जो आप देख रहे हैं, ये अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, सो एवरीवन मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. बट अगर आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और अगर आप बात करते हो एक गाड़ी की, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ कार. अगर आपके नज़दीक क्वालिटी ऑफ अ गुड कार कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आप कहते हो ये अगर इकोनॉमिकल है तो इसकी क्वालिटी अच्छी है. मेरे नज़दीक क्वालिटी पैरामीटर ये है कि गाड़ी की जो है वो इकोनॉमिकल हो. तो अगर एक कार जो है वो आपको 1 लीटर में 5 किलोमीटर्स कर रही है और एक कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर कर रही है, तो नाउ यू हैव समथिंग इन नंबर्स एंड देन यू कैन नाउ इजीली डिसाइड कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर करने वाली कार इज़ अ बेटर वन, इट हैज़ अ बेटर क्वालिटी. अब वही क्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो कि सब्जेक्टिव था, अच्छा था, बुरा था, अच्छी थी, ख़राब थी, दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, now you have been able to quantify it. Now you are able to add numbers to this thing. So when we are able to add numbers to this thing, that is called quantitative approach, and that evolved in World War II, especially when there was an issue regarding logistics, यानी supplies की movement, storage, quantification, measure करना, note down करना, record करना कि हमारे पास कहाँ कितना असलहा सामान पड़ा है, and also when it was all about the issues regarding managing quality. Now this focuses on improving managerial decision making by applying. Basic aim क्या है quantitative approach का? That we want to improve the managerial decision making by what? By how come? The mechanism is by applying statistics, स्टैट्स को अप्लाई करके, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स. व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स? मैंने शुरू में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजिंग का वर्ड यूज़ किया. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना आउट ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स. आपके पास लेट्स से 2 या 3 चॉइसेस हैं कि आप A, B, C में से कोई बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लो. तो आप A, B, C में से अगर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, तो उस प्रोसेस को कि जिसमें आपने बी को सिलेक्ट किया ए और सी में से, उसके लिए कोई मॉडल, कोई टेक्निक, कोई मैकेनिज्म जो आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है दैट दे यूज्ड सर्टेन मॉडल्स, सर्टेन मैकेनिज्म्स through which they were able to define that this is how we can select the best alternative out of given alternatives. Information models and computer simulations. Information models बनाए या information models को use करना, that how information can be accessed, how it can be stored, how it can be processed, how it can be utilized, how the results can be obtained. This is also a part of this thing. And also computer simulations. Simulation का मतलब होता है ग्राफिकली किसी चीज़ को प्रेजेंट करना कंप्यूटर के ऊपर. फॉर एग्जांपल
आप फ्लाइट सिमुलेटर्स देखते हो, आपके पास ऐसी वीडियो गेम्स आ गई हैं गेम्स खेलते हुए कि आप उसमें जहाज़ में बैठे हैं और जहाज़ उड़ा रहे हैं. यू आर नॉट एक्चुअली फ्लाइंग अ प्लेन, बट द गेम सिमुलेट्स, ट्रांसफॉर्म्स दैट एनवायरनमेंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. सो अगर किसी बिजनेस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम में जाए बगैर उस प्रॉब्लम को सिमुलेट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्यूटर्स की मदद से फिर उसका एनालिसिस किया जाए टू गेट द बेस्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस. Alright जी, the next thing is quality management. You see, quantitative approach has one basic reason for being there, जो हमने अभी देखा, and that is that there were some quality issues, especially in World War II, and therefore they wanted to apply some statistics and other things to solve those problems. So therefore, quantitative approach came into existence. So now, because we were using the quality word there, so let's look at that what is a quality management. You see, quality management intensively or with an intense focuses on the customer. Our main target is that our customer should be a satisfied customer. So the focus is, or the main focus rather, of quality management is that we should have a satisfied customer. We should always focus on our customers. Number two, it has a concern for continual improvement. You see, quality enhancement or quality improvement in your product or in your service is not a one-time स्टेज और वन टाइम प्रोसेस. अगर आप ये कहो कि हमने ये स्टेप ले लिया है और आज के बाद जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ठीक हो गई है, हो सकता है पहले से इम्प्रूव भी हो गई हो, बट आप उसको अब छोड़ देते हैं, फिर दोबारा उसको रिव्यू नहीं करते, तो हो सकता है आफ्टर सम मंथ्स यू मे बी फीलिंग दैट योर प्रोडक्ट इज नॉट as good as your competitors. The difference may be that your competitors were continuously improving their product, but you stopped it. You do it only once. So continual improvement requires that it must be a cyclical process. It must be an ongoing process. The improvements should go on and on. Quality should be assessed at regular intervals, and whenever there is a need for improvement, it should be done. So it's not a huge jump, it's not a one-time process, it's rather an ongoing continuous process of improvements. It is a process focused. It focuses on the process. I want to clarify this, that it obviously at the end of the process, if we are talking about organization as a process, then there are different departments. One of the process is production process, जिसके एंड पे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली वो एट द एंड ऑफ द डे तो होगा, बट इट शुड बी द प्रोसेस विच शुड बी योर मेन फोकस, कि जिन स्टेजेस से बन के वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, वो स्टेजेस जो हैं उन पे भी क्वालिटी चेक्स होने चाहिए, उन पे भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, उन पे क्वालिटी को मॉनिटर किया जाना चाहिए. इन शॉर्ट, द मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी और इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी शुड बी स्टेज वाइज, इट शुड बी ऑन ईच एंड एवरी प्रोसेस. सो जब पूरे प्रोसेसेस के ऊपर क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इनहेंस होगी, तो फिर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्वालिटी प्रोडक्ट निकलेगा. Improvement in the quality of everything. It includes not only your product, it includes your processes, it includes the quality of the skills of your worker, it means the quality of environment where the workers are working, it includes the quality of services which are being offered to you or which you offer. So it includes everything. It means it's a holistical or rather a holistic approach
meaning it is a broad idea. It encompasses the whole organization and its all functions, its all components, and even its all subcomponents. It involves accurate measurement. So measurement is must. For quantitative, measurement is must, and measurement should be accurate, precise. If I have to say that this is a more economical car than XYZ, ABC is more economical car than XYZ, then that statement is how much economical must be quantified, must be measured. So if I say this car gives me more mileage than the other car, is a statement, good statement, but may not be exactly quantifying. So if I say now I have measured that this car ABC goes for 1 liter, मैंने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाला और उसको जब सेम लाइफ की कार्स को, डिफरेंट मॉडल्स की कार को रन किया, सो द फर्स्ट कार रन फॉर 5 miles, the other can run for 10 miles. So now I can say my earlier statement was wrong. The car XYZ performs 2 times better than car ABC based on fuel economy. So now when I have done this thing, I have measured it to a certain precision. May not be exactly the way the economy of cars are mentioned or measured, whether it's a pure economical car or not. So car economical hai ya nahi hai, the measures may differ, but when you try to measure something, the point is when you try to measure something to the accuracy, to the precision, using some quantitative mechanisms, this is about quality. Quality requires accurate measurement, and it requires, number 3, empowerment of employees. You see, who is working on the assembly line? The workers. Who are managing those workers on the assembly line? The first line managers. But who is at the top management? The seniors or the more experienced people? But are they working on the assembly line? No. They are in the organization, but they are not directly monitoring or working on the assembly line. It may happen once or so, but not every day. So who will you empower? It's a new word, empowering. Empowering means delegating some powers, some decision making capabilities, some basic decision making powers to your employees. So when the top management delegates some powers to middle management, and then these powers are in some way or another, in some fraction, maybe minute, some may be large, are given to the employees. Why? Because they should be able to identify that if we do this thing, it's going to improve the quality of the product or services. So for that, you want the workers to be a part of this, you want the employees to be a part of this, then you need to empower them. So quality management has few prereqs, कुछ basics हैं, कुछ requirements हैं, और उनमें से एक requirement जो मैंने अभी आपको explain की, that is empowerment of employees. Accurate measurement होना चाहिए, quality of everything should be taken in consideration, और improvement उनकी भी होनी चाहिए. It must be an ongoing process, and it must have a customer focus. The next component is organizational behavior, also abbreviated as OB. इसको short करके OB भी बोला जाता है, but it's organizational behavior. Organizational behavior के कौन contributors हैं? So you can see on the slide that early advocates, जिनके जो शुरू में जिन लोगों ने इस पे किसी ना किसी फॉर्म पे में बात की है, उसमें द अर्लीस्ट इज रॉबर्ट ओवन, जिसने लेट 1700s में बात की, एंड ही सेड दैट देयर मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट deplorable working conditions. He proposed idealistic workplace, and he argued that money spent improving labor was smart investment.
तो सबसे पहले उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स की या उनके इश्यूज पे बात की, और उसने ही वॉज कंसर्न कि जो कंडीशंस हैं वर्कर्स की जहाँ पे वो काम करते हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं हैं, दे आर गोइंग अ लिटिल बिट डाउन। सो पहली बात उसने ये की कि वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स शुड बी सेटिस्फैक्ट्री। नंबर 2, ही प्रपोज अ सर्टेन आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस। उसने कहा एक आइडियल वर्क प्लेस होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली इट शुड हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। एक ऐसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए जो अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, जहाँ पे वर्कर्स काम कर सकें, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकें। और उसने ये कहा कि इफ़ यू स्पेंड सम मनी ऑन इम्प्रूविंग द लेबर की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ आप पैसे खर्च करते हो, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इज गोइंग टू पे यू बैक। अगर आपके लेबर के लिए आप कुछ अच्छे काम करते हो, क्योंकि जगह बैठने की बना देते हो, रेस्ट करने की, खाने पीने की या काम करने की जगह अच्छी बना देते हैं, तो या वर्कर्स को किसी फॉर्म में ट्रेनिंग देते हैं, उनके स्किल्स इंप्रूव करते हैं, तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स गोइंग टू पे यू बैक। हाउ? बिकॉज वर्कर्स विल बी सेटिस्फाइड, खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, देन दे आर गोइंग टू डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली, और जब वो एफिशिएंटली काम करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज होगी। उसके बाद 1900s में 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं, वन इज हुगो मंसबर्ग एंड देन वी हैव मैरी पार्कर फोलेट। हुगो मंसबर्ग ने कहा that he talked about that he is a pioneer in field of industrial psychology, scientific study of people at work. So he's basically one of the pioneers where they started to use some kind of scientific study of people at work, and he introduced the concept of industrial psychology. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हों उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद उनकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे वेज को ज़्यादा फाइंड आउट करना जिनसे उनको मोटिवेट किया जा सके, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्ड किया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। एंड ही सजेस्टेड यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट for employee selection, learning theory concepts for employee training, and study of human behaviors for employee motivation. So उसने suggest क्या किया? He suggested that there must be some kind of psychological test. जिस तरह के टेस्ट आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, और जैसे हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में, ISSB में डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसके मुतालिक आपका क्या ओपिनियन है। सो एवरीवन सेज, समवन फील्स दैट दिस पिक्चर शोज अ रोज, सम सेज इट शोज समथिंग डिफरेंट। सो एवरीवन गिव्स हिज और हर ओपिनियन बेस्ड ऑन सर्टेन आइडिया विच दे कॉन्सेप्चुअलाइज इन देयर माइंड। सो उसने कहा, हुगो मंसबर्ग ने ये रिकमेंड किया कि whenever there is some kind of selection to be done, there must be some kind of mechanism, psychological test should be conducted. He also identified the concept, learning theory concept for employee training. Learning क्या है? Learning is something which is a process by which you learn some skills, you acquire some skills over a period of time. So learning theory क्या है कि अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा अरसे काम करेगा, जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही वो जल्दी और ज़्यादा काम सीखेगा और उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो फॉर ट्रेनिंग he recommended the use of learning theory, which is also a component of operational research or operations management, which requires that there must be a certain way. It's basically a relationship between the level of effort involved and the number of years.
So you want and obviously there is a relationship between cost and time also. So cost of doing things generally goes down with the passage of time also. What it means is कि अगर एक वर्कर आपने हायर किया है तो हो सकता है इनिशियली शुरू के मंथ्स में वो ज़्यादा मिस्टेक्स करे, ज़्यादा वेस्टेज करे, कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो, बट कॉस्ट ऑफ डूइंग हिज वर्क विल इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे वो लर्न करता जाएगा उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे और कॉस्ट कम होती जाएगी. जो 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 वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या जो वेस्टेज वो करता था या जो इश्यूज आते थे उसके काम की वजह से वो ऐसा ऐसा कम होते जाएंगी, उसकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और कॉस्ट विल गो डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस इज व्हाट लर्निंग थ्योरी इज. सो ट्रेनिंग शुड बी इन लाइन विद दिस कॉन्सेप्ट. And then study of human behavior for employee motivation. We should motivate, and rather we can say that in order to motivate our employees, we should take in consideration the human behavior. So motivation can be again, the reward can again be monetary and non-monetary. So motivate करने के कई method हैं और motivation के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को consider करें from ह्यूमन बिहेवियर परस्पेक्टिव कि इस मोटिवेशन मैकेनिज्म का क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा या कम पॉजिटिव होगा. मैरी पार्कर फॉलेट ने जो आइडियाज प्रेजेंट किए दे आर बीन शोन ऑन द स्लाइड ऑल्सो. इट सेज वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी व्यूड फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर. मैरी पार्कर ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया कि if you want to look at an organization, there are various ways of doing it. For example, हम कहते हैं it's a good organization or a bad organization. How come? Because इस organization के बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं, इसके कम हैं. इस organization में ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसमें कम काम करते हैं. But again, while looking at the different definitions of organization, Mary Parker introduced a concept that one must look at the organization from the individual and group perspective. If the environment is feasible, if the environment is conducive, if the environment is supportive for individuals from all classes, from all kind of backgrounds, from all culture segments, that's a good organization. अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे men and women they can all work easily, it's a good organization. If there is no biasness of any sort, it's a good organization. So as a group, अगर आप एक कल्चर को बिलोंग करते हो और आपके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना और उस ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब होना आसान है तो it's a good organization. So while looking at organization, we should look it from individual and group perspective also. Propose more people oriented ideas than scientific management followers. बहुत important point एक और है that till now whenever you talk about scientific management, I want to mention one thing, that one of the basic critique, major objection against scientific management is that they were considering humans as machines. You see, they were monitoring the motions against a certain time scale, which is maybe a simple time device such as a stopwatch, और आपकी performance, आपको rewards, आपको incentives जो मिल रहे हैं, they are basically based on the kind of motions you do in a certain time frame, and if those motions are less, more output is there, you have been given more incentives. But this is how the machines work. If the machine is supposed to do some work, you also quantify in the same manner that if I use this machine, तो मुझे अगर मैं 2 घंटे ये मशीन चलाऊंगा इससे 10 कार्टन बनेंगे या 100 आइटम बनेंगे, और अगर मैं 10 मिनट इसको और एक्स्ट्रा चलाऊंगा तो 1 यूनिट और बनेगा. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट मेजर क्रिटिक क्या था और है स्टिल, that it's a management approach whereby
we quantify each and every motion of the person, and we think that person is a machine. So Mary Parker said no, that scientific management is something which should not be followed. Rather, we should have more people oriented approach. हमें लोगों की भी कुछ limitations होंगी, उनको भी consider करना चाहिए. So that is the first time someone talked about the involvement of people, involvement of workers, involvement of other ideas from in the organization, and that took in consideration obviously some psychological or human behavioral aspects. Thought organization should be based on a group ethic. It's already been explained earlier that ethics should be there, way of doing things should be documented, and group ethics should be mentioned. Groups should be managed in a way more ethically, more sound, as according to the rules and regulation. Then let's talk about Chester Bernard. We'll be talking about a little bit more in the upcoming slides, but Chester Bernard in 1930s talked about actual manager who thought organizations were social systems that required cooperation. So who's an actual manager? Actual managers are the ones who think that running an organization is only possible when there is a social system of cooperation. Social system means people working in an organization, but they are working with cooperation. They are cooperating with each other. So a growing organization or a good organization is a one where there is a system, a social system based on cooperation, meaning everyone works with harmony, everyone works at peace with each other. Believed manager's job was to communicate and stimulate employees high levels of effort. The managers का क्या काम है? To communicate and to stimulate employees high levels of effort. अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको बताना भी है कि तुमने ये अच्छा काम किया, इट्स अ गुड थिंग, कीप इट अप. सो उसको बकअप करना, उसको गिव अ पैट ऑन द शोल्डर, उसको थपकी देना, इट्स अ गुड थिंग. It can be done verbally, it can be done through some letter, certificate. Communicate करना और at the same time उसको stimulate करना, उसको और motivate करना. That is also a part of a good manager and today's manager. First to argue that organizations were open systems. अभी हम इस पे भी आएंगे, जब हम systems approach theory पढ़ेंगे, we will talk about the open and closed system. An open system क्या होता है? An organization which believes that it has links with the outer environment. It is answerable to others. So अगर मैं अपनी information, for example, today अगर आप एक organization run कर रहे हो तो आपको required है कि आपको अगर अपने जो accounting, अपनी जो financial statements हैं वो आपने शेयर करनी है पब्लिक के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जिनके अंडर आप काम कर रहे हो. सो इफ यू आर रजिस्टर्ड विद स्टॉक एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी देनी पड़ेगी. अब क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर कर रहे हो. सो यू आर नॉट अ क्लोज सिस्टम, यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम. यू आर आंसरेबल टू अदर्स. You give information, you take information from others. So अगर आप, अब closed environment कैसे होंगी? एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एक लेबोरेटरी है जो कि क्रिटिकल चीज पे काम कर रही है. They may not be giving that information or formula to everyone. So generally defense based organizations या research based organizations most of the time to some extent are closed organization. लेकिन आज सारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्लोज नहीं रही, बट अ क्लोज environment or a closed organization is a one, or closed system is one in which there is no input from outside and there is no information being given out also. Then the relationship being established through this slide between
human relations management and organizational behavior. It's almost the same thing, but what is it all about? Efficiency alone is not enough to produce organizational success. यानी सिर्फ एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेना यानी मोर प्रोडक्टिव हो जाना लास्ट टाइम से. व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज गेटिंग और इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द लास्ट टाइम. आपने दो इंस्टेंसेस पे लास्ट ईयर और लेट्स से दिस ईयर आपने प्रोडक्टिविटी अपनी कैलकुलेट की. और प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. जी. So when you compare your productivity from the last year and you compare it with this year productivity, so if the improvement is there, आप कहोगे हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है. अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्टिविटी इस साल की कम हो जाए तो आप कहोगे हमारी एफिशिएंसी कम हो गई है. और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इस साल की और लास्ट ईयर की सेम हो तो आप कहोगे देयर इज नो चेंज इन अवर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इट हैज बीन द सेम. सो ये स्लाइड पे हम ये कह रहे हैं दैट एफिशिएंसी इज अलोन नॉट इनफ टू प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप एफिशिएंट हो जाएं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज ये नेसेसरी नहीं है. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? दैट सक्सेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ट्रीटिंग योर वर्कर्स वेल. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दैट यू शुड बी ट्रीटिंग योर वर्कर्स वेल ऑल्सो. एफिशिएंसी is also important, getting more productive since the last time frame is more important, but for the time also at the same time another important pre-requirement is that you should be treating your workers well. And when we talk about efficiency along with treatment of workers in a better way, this is about human resource management and organizational behavior. Now let's talk about few theories which falls under the domain of organizational behavior. Besides the one which we have already discussed, one of the important contribution came from Hawthorne studies. Now these are basically a series of productivity experiments that were conducted at Western Electric from 1924 to 1932. So Hawthorne study is based on a certain experiment which they did in a light bulb manufacturing factory, and there was a simple assembly line on which the workers were working, and what they did was that they reduced the light which was in the factory by certain fraction every time. But they analyzed that even though they reduced the light to very low, the productivity decline was not that much high. जाहिर सी बात है, अगर आप एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस बल्ब ने आपको रोशनी देनी है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, उसकी लाइट ही हम कम करते जाएं और आपको मुश्किल होता जाए बल्ब को देखना और उसको असेंबल करना, उसको रखना, उसको मैनेज करना, उसको पैक करना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम हो जानी चाहिए. बट दे रियलाइज क्योंकि प्रोडक्टिविटी उतनी कम नहीं हुई जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. सो व्हाट दे एनालाइज्ड, लेट्स सी इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स. सो व्हाट वर देयर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स? प्रोडक्टिविटी अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज्ड अंडर इम्पोज्ड एडवर्स वर्किंग कंडीशंस. यानी कि प्रोडक्टिविटी तो कम हो जानी चाहिए थी. जब लाइट हम कम करते जाएंगे आप और वर्कर्स को नजर आना बंद होता जाएगा तो फिर तो वो एरर्स करेंगे और बल्ब बनना बंद हो जाने चाहिए थे. बट रादर दिस देयर प्रोडक्टिविटी रादर इंक्रीज्ड. वो जितने पहले बना रहे थे उससे उन्होंने ज्यादा बनाने शुरू कर दिए. सो दैट वाज एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग. Another was that the effect of incentive plans was less than expected. हालांकि हमने अगर उनको ये कहा था कि we'll be paying you more, incentive plans are there, so उनका उतना इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था. मीनिंग के हर वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं देख रहा था और क्या कर रहे थे, वो
This is what is mentioned in the research conclusion. You see, हर वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में कंसर्न नहीं था. वो उस वक्त कंसर्न था किस चीज पे? He was taking in consideration the social norms, the group standards. यानी वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे ग्रुप एफर्ट को रादर देन इंडिविजुअल एफर्ट को. और जब लाइट कम होती गई तो तब भी उन्होंने बल्ब्स को उसी तरह प्रोड्यूस करते रहे और एक दूसरे को बल्कि हेल्प आउट करते रहे. और जब ग्रुप एफर्ट हुई तो क्या हुआ? आउटपुट इंक्रीज हुई. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनर्जी इज. मैंने पहले भी एक लेक्चर में वर्ड यूज किया था, साइनर्जी, SYNERGY. Synergy means 2 plus 2 is not 4. For me it is 2 plus 2 is 5. Yani you generate something extra. And that extra thing is only possible when you take in consideration the social norms, you work as a group, as a team, you try to, your attitudes are more stronger and they have more stronger influence than individual output. Working as a group means more as compared to working individually. And work behavior then do the monetary incentives. और वर्क पे जो आपका एटीट्यूड है, जो काम की डिमांड है, जो काम की आउटपुट है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसेंटिव्स इतना इंपॉर्टेंट ना रहें. तो रिजल्ट्स क्या शो करते हैं कि व्हेन द हॉथॉर्न स्टडीज वाज कंडक्टेड, द वर्कर्स वर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू देयर ग्रुप एफर्ट rather than individual effort. They helped each other, they motivated each other so that the main goal, the output should maintain, and rather productivity not only maintained, it improved. Then this is the Chester-Barnard theory which we were earlier referring to. It's about cooperation and acceptance of authority. So मैनेजर्स कैन गेन कोऑपरेशन बाय, मैनेजर्स को कोऑपरेशन किस तरह मिल सकता है? मैनेजर्स अगर कोऑपरेशन चाहते हैं अपने वर्कर्स का या अपने सबऑर्डिनेट्स का, तो उनको ये कोऑपरेशन किस तरह मिल सकता है? बाय सिक्योरिंग एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स, यानी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लिए दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई that which individual, which person is good at doing what thing. So if they demand some cooperation, then they should be able to secure, they must be able to get, they must be able to obtain those services from individuals. Unifying people by clearly formulating an organizational purpose and objectives. Organization का कोई purpose बनाएं, कुछ objectives identify करें, and then convey the same to their workers or subordinates. अब जब मिशन, विजन, ये हम चीजें आगे भी आएंगी, जब आपके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होंगे, क्रिस्प होंगे, टू द पॉइंट होंगे, सो एवरी वर्कर विल बी नोइंग कि दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव. सो यूनिफाई देम अंडर दैट थिंग. सबको उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उन ग्रुप, उन स्टेटमेंट्स के साथ, उस आइडिया के साथ उनको ज्वाइन करें, उनको मिलाएं, यूनाइट करें, खुद भी हो और वर्कर्स को भी यूनाइट करें. सो जब वो उस ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी देंगे तो फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी. प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो वर्कर्स तक उसी स्पिरिट में जाए, whether you are a top manager or a middle manager. Similarly, if there is some need or issue with any level of management or with a non-managerial workforce and they want to convey it to you, it should be getting to you also. So there must be an effective communication system. Now people will be indifferent to managerial directives if they, indifferent का मतलब ये है कि कोई मैनेजरियल डायरेक्टिव, मैनेजरियल ऑर्डर, डायरेक्टिव मीन्स ऑर्डर, मैनेजरियल ऑर्डर को कोई क्या समझे और कोई क्या समझे, ऐसा ना हो. द पॉइंट इज दैट एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज
from the management in its true spirit, in the right meaning, if they are understood, अगर उनको समझा जाए, are consistent with the purpose of the organization, if those directives are well understood, अगर उनको सही तौर पे समझा जाए, if they are in line with the organization purpose, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के मुताबिक है, यानी कुछ आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में गलत समझा जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाता है। सो अगर मैनेजरियल डायरेक्टिव जो है वो आपसे ये एक्सेप्ट रिक्वायर कर रहा है कि आप वो काम करो जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप करो और ऑर्गेनाइजेशन में सही समझा जाता है, फिर तो आपको करना चाहिए। इफ दीज डायरेक्टिव्स आर कंपैटिबल विद द पीपल्स पर्सनल इंटरेस्ट ऑल्सो, हम लोग बात जब कर रहे थे कि वी वर टॉकिंग अबाउट हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स, तो हमने वहां पे कहा था इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी इन लाइन विद द जनरल इंटरेस्ट, सो या इंडिविजुअल गोल्स शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो मैनेजरियल डायरेक्टिव्स को मैं ऊपर से जो मैनेजमेंट ऑर्डर्स दे रही है उसको ट्रू स्पिरिट में किस वक्त अंडरस्टैंड किया जाएगा, व्हेन दे आर ऑल्सो इन लाइन विद द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब रिवर्स में बात हम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मैनेजरियल डायरेक्टिव को इंडिविजुअल इंटरेस्ट को समझना चाहिए और उसके इन लाइन रखना चाहिए, जबकि पहले हम बात कर रहे थे हेनरी फेयोल के केस में कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। So the point is that managerial directives will be well understood. They will be taken more seriously when they are also in line with the individual interest. Can actually be carried out by those people. अगर आप किसी को ऐसा ऑर्डर दे रहे हो जो उसके स्किल्स के मुताबिक है, जो उसकी एक्सपर्टीज के मुताबिक है, जो उसकी नो हाउ के मुताबिक है, तब तो वो आराम से कर लेगा। But if you ask someone something to do which that person is not capable of doing it due to any reason, then it's wrong. It's asking for something which is not according to the skills for which you hired that person. So अगर आपने जिस बंदे को जिस स्किल्स नॉलेज या एक्सपर्टीज की बेसिस पे सिलेक्ट किया था, अगर उससे उसको ज़्यादा काम करने के लिए कह दोगे, then it will be obviously an issue, और फिर शायद वो आपका जो ऑर्डर है उसको उस तरह ना अंडरस्टैंड कर सके, उसको एक्सेप्ट ना कर सके। Dear students, with this we will conclude our lecture number 4. Remember, in today's lecture we discussed about general administrative theories and contribution of Max Weber. We talked about the quantitative approach. We also discussed briefly about what is quality management, and we also have discussed at length the organizational behavior approach. With one or two topics still left in chapter number 2, we will meet inshallah in lecture number 5. For this time, it's goodbye. Allah Hafiz.